हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम करें क्लास 11 की केमिस्ट्री कोर्स का करें चैप्टर नंबर 4। लास्ट क्लास में हमने इसकी थ्योरी को कंप्लीट किया था और आज से हम शुरू कर रहे हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसकी चैप्टर की जो थ्योरी थी उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा, क्योंकि चैप्टर को कंप्लीट करने में मैं कहता हूं 80% एनर्जी लगती है और प्यारे बच्चों एक्सरसाइज को सॉल्व करने में केवल 20% आपकी मेहनत लगेगी। लेकिन यदि आप 100% चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 20% थ्योरी वाली मेहनत भी पूरी लगानी ही पड़ेगी। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, चैप्टर का पूरा अच्छे से रिवीजन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके डाउट्स चैप्टर में छूट गए होंगे थ्योरी में, वो यहां पर एग्जैक्टली दूर हो जाएंगे और आपका चैप्टर 100% पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं। और यदि आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की कंप्लीट फिजिक्स अवेलेबल है और क्लास 11th और 12th की यहां पर केमिस्ट्री कंटिन्यू है। तो यदि मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है मेरी मेहनत आपके काम आ रही है, तो प्लीज लाइक कीजिए जो आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, शेयर जरूर कीजिए। तो फिर शुरू करते हैं। हमारी ये एनसीईआरटी को हम बच्चों फॉलो कर रहे हैं और इसी से हम क्या करेंगे, इसके अभ्यास के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 4.1, रासायनिक आबंध के बनने की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहला है प्रश्न 4.1। ये कह रहा है रासायनिक आबंध के बनने की प्रक्रिया बताइए। हमने आपको चैप्टर में बताया था कि हमारे अगल बगल जितने भी पदार्थ आप देख रहे हैं, यह सब एक से अधिक पदार्थों के, हम कह सकते हैं मिश्रण से, और यदि मॉलिक्यूलर लेवल पर जाए, आणविक स्तर पर जाएं, तो यह एक से अधिक परमाणुओं के मिश्रण से ये पदार्थ तैयार हो रहे हैं। और जो शुद्ध अवस्था में जो होते हैं वह हमारी केवल अक्रिय गैसें या आदर्श गैसें होती है, जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन होते हैं। इनके ही परमाणु स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। अदरवाइज बाकी जितने एलिमेंट हैं उन सबके परमाणु किसी दूसरे तत्व के साथ सहयोग करते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं और क्या बनाते हैं, यौगिक बना लेते हैं या अणु का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक आबंध क्या है कि जब दो परमाणु, अलग अलग परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं। और संयुक्त किस प्रकार से हो सकते हैं, वह सहसंयोजक बंध भी बना सकते हैं, वह एक इलेक्ट्रॉन दे दे दूसरा इलेक्ट्रॉन ले ले, इस प्रकार से जो बंध बनती है हमने बताया था वो वैद्युत संयोजक बंध होती है। तो इस रूपों में क्या करते हैं, ये एक दूसरे को, हम कह सकते हैं एक दूसरे के समीप आते हैं और बंध का निर्माण करते हैं, जिससे ये स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो रासायनिक आबंध क्या है, रासायनिक आबंध है किन्हीं दो तत्वों के परमाणुओं या एक ही तत्व के दो परमाणुओं या दो से अधिक परमाणुओं के बीच लगने वाला वह बल जो कि उनको बांधे रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं, जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो मुझे लगता है पहला जो टॉपिक था, रासायनिक आबंध बनने की व्याख्या कीजिए, यह हम कर चुके हैं। और कारण क्या है, कारण हम बता चुके हैं आपको कि इसका रासायनिक आबंध बनने का मूल कारण है कि कोई भी तत्व यह चाहता है कि वो स्थायित्व को प्राप्त करे, और स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए उसको अपनी ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, कम करनी पड़ेगी। जिस पदार्थ की ऊर्जा जितनी कम होगी वो उतना अधिक स्थायी होगा, जिसकी ऊर्जा जितनी हाई होगी वो उतनी अधिक अस्थायी होगा। तो यह बंध बनाते हैं, अपनी ऊर्जा को बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं, अपनी ऊर्जा को कम करते हैं, जिससे ये स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है ये आपका तैयार हो गया होगा। सेकंड प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर है 4.2। अगला प्रश्न है 4.2। 4.2 में कह रहे हैं निम्नलिखित तत्वों के परमाणुओं के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। तो किस किस के इन्होंने कहे हैं, सबसे पहले Mg, Na, अगला है बोरान, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद यहां है नाइट्रोजन और फिर है हमारा ब्रोमीन। तो मैग्नीशियम, सोडियम, बोरान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, ये हमारे पास है। इनके लुईस प्रतीक चिन्ह लगाने। लुईस प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं कि किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को यदि उस परमाणु के संकेत के साथ बिंदु रूप में प्रदर्शित करें तो उसी को हम कहते हैं लुईस बिंदु संरचना, लुईस बिंदु प्रतीक। तो इनको कैसे करेंगे, आप जानते हैं मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,2। दूसरा सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, सॉरी ये हमारा 13 नहीं, ये तो हमारा 11 होता है, तो 2, 8, 1। बोरान का हमारा जो
परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कहें तो ये हमारा हो जाएगा 2,3। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। अब हम आ जाएं सीधे नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 18, 7। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 8 और 2 10, 18 और 10 28, 28 और 7 35। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यदि ये आपको पता है तो अब आप आराम से बिंदु संरचनाएं बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये देखिए। आपने देखना अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो mg में कैसे लिखेंगे mg, और इसके बगल में आपको 2 डॉट्स बना देने हैं, तो डॉट्स चाहे यहां पर बना दीजिए, ये हमारा mg बन गया। सोडियम की अंतिम कक्षा में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां लिखेंगे Na और इसके बगल में 1 डॉट बना दीजिए, ये इसके लुईस बिंदु प्रतीक हो गया। बोरान के 5 अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा B और यहां पर आ जाएगा 1 2 3, ऐसे आप बना सकते हैं। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6, तो कैसे हो जाएगा O 1 2 3 4 5 6, ऐसे बना सकते हैं। नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5, तो क्या आ जाएगा N 1 2 3 4 5। बोरान की अंतिम कक्षा में 7, तो क्या आ जाएगा B 1 2 3 4 5 6 7। बस कहीं पर भी बना दीजिए बिंदु, बस वो डॉट्स होने चाहिए और जो हमारा प्रतीक चिन्ह है उस परमाणु का उसके क्या हो चारों तरफ। तो ये हमारी क्या है लुईस बिंदु प्रतीक है। अब अगला प्रश्न देखें, तो अब अगला देखें 4.3 यार। 4.3 निम्नलिखित परमाणुओं तथा आयनों के लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए। तो करना इसमें भी हमें यही है। प्रश्न है 4.3, क्या बनाना है लुईस बिंदु प्रतीक। तो किस किस का बनाना है, S2 माइनस S2 माइनस, अगला है Al एल्यूमिनियम और Al3 प्लस, और अगला हमारे पास आता है H और H माइनस। इनके हमारे को क्या बनाना है लुईस बिंदु प्रतीक बनाने। तो बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही प्यारे बच्चों इसमें काम होगा, बस इसमें आयन आपके पास एक्स्ट्रा आ गए। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं S का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कह सकते हैं 2, 8, 6। अब S-2 का अर्थ होता है कि यदि कभी भी आयन में माइनस का निशान हो, जैसे 2 माइनस है, तो इसका अर्थ है यहां 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं। तो इसका मतलब है सामान्य अवस्था में थे 16 इलेक्ट्रॉन, अब 2 और हो गए, तो 16 और 2 हम कह सकते हैं 18 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2, 8, 8। ध्यान रखना जब माइनस है तो यहां पर प्लस आ गया। अगला एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होता है 2, 8, 3। Al3 प्लस का क्या होगा 13। अब यदि यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ माइनस का लगा देंगे, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर देंगे, तो बराबर कितना आ गया 10। तो 10 यानी कि 2,8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला देखिए H का परमाणु क्रमांक होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होगा। H माइनस, इसके लिए लिखेंगे 1, यहाँ माइनस है और नंबर कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 माइनस माइनस में प्लस कर देंगे 1, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा 2। अब इसके लिए लुईस बिंदु प्रतीक हमें बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे। हमने कहा था सबसे अंतिम कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे यहां पर कितने 6, तो क्या बनाएंगे S का प्रतीक चिन्ह और 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया, ये इसका लुईस बिंदु प्रतीक हो गया। अगला है S2 माइनस, तो इसमें देखिए S2 माइनस में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या लिख लेंगे S अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, ये आयन है, तो आयन को बनाने के लिए साथ में ब्रैकेट लगा करके यहां पर कितना है 2 माइनस है, तो यहां पर लिख लीजिए 2 माइनस, ये इसका प्रतीक हो गया। अगला देखिए एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का संकेतांक Al, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो 1 2 3, ये लुईस बिंदु आरेख हो गया। अगला देखें Al3 प्लस, तो आप देख रहे हैं इसकी अंतिम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये 3 थे वो तीनों निकल गए। जब तीनों निकल गए तो इसको लिखेंगे Al और बाहर की ओर ऐसे लगा करके और यहां पर लिख लेंगे 3 प्लस, ये इसका संकेतांक हो जाएगा। अगला हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन H अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को आप यहां रख सकते हैं, कहीं पर भी रख दीजिए।
अगला H माइनस, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे H, 2 इलेक्ट्रॉन आपने बना दिए, क्योंकि ये आयन है तो साथ में क्या लिख लेंगे माइनस, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार से हम आयनों को और कह सकते हैं इस प्रकार के परमाणुओं को लुईस बिंदु प्रतीक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मूल बिंदु क्या है, मूल बात क्या है कि किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे उस परमाणु के प्रतीक चिन्ह के साथ अगल बगल उत्तरी बिंदुओं से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 बिंदु बना दिए आपने, इसी प्रकार से आ गए। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.4, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार निम्नलिखित अणुओं तथा आयनों की लुईस संरचनाएं लिखनी। तो लुईस संरचना पे एक और प्रश्न हमें दिया हुआ है, किस किस की बनानी है ये हम लिख लेते हैं। H2S, सेकेंड हमारे को दिया है SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है ये। BeF2, अगला हमारे पास है CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, और अगला हमारे पास है HCOOH। इन सब की प्यारे बच्चों में क्या करनी है, लुईस बिंदु संरचना बनानी है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, शुरू करते हैं। बिल्कुल तरीका तो वही है जो अभी हमने आपको बताया है। सबसे पहले बनाते हैं H2S की, H2S। आपको यह ध्यान रखना है कि पहली बात तो यह, जब संरचना बनाते हैं तो हमने आपको बताया था जिनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वो कॉर्नर्स पे चले जाते हैं। जैसे हमने कहा था फ्लोरीन कॉर्नर्स पे चले जाते हैं, या हाइड्रोजन कॉर्नर्स पे चले जाते हैं, ऑक्सीजन कॉर्नर्स पे चले जाते हैं, फ्लोरीन कॉर्नर्स पे चले जाते हैं। कॉर्नर्स मतलब किनारों पर चले जाते हैं। और जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वो सेंटर में आते हैं, केंद्र में आते हैं। और वैसे भी कॉमन सेंस है, यदि H2S है तो सीधी बात है S सेंटर में होगा, हाइड्रोजन क्या होंगे, किनारों पर होंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपके पास ये संकेत हैं, परमाणु हैं, आपको पता होना चाहिए कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो बनाते हैं। सबसे पहले H2S है तो हम क्या करेंगे, S को यहां रख लेंगे, इधर भी एक H बना दिया, इधर भी एक H बना दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है उसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक आप जानते हैं ये हमारा होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 6, तो अंतिम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब कैसे बनाएंगे, जब भी आप ये बनाएं सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड बना लें। अब सिंगल बॉन्ड बनाने से क्या होगा, इसका अर्थ है कि यहां पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये साझा कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये साझा कर रहा है, एक ये और एक ये, तो हाइड्रोजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्योंकि लुईस बिंदु संरचना इस बात पर केंद्रित है कि कोई भी परमाणु अपने समीपस्थ जो अक्रिय गैस का परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपनाना चाहती है। तो हाइड्रोजन के समीपस्थ कौन सा होता है, हीलियम। हीलियम की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका हम कहते हैं ऑक्टेट तो नहीं होता है, वो ड्यूप्लेट्स होता है। अंतिम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहता है। इसका अर्थ है ये अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। वो कैसे होगा कि ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमने कहा इसने बीच में रख दिया, इस वाले हाइड्रोजन ने भी हम कहें 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। अब सल्फर ने भी क्या करा, सल्फर के तो 6 थे अंतिम कक्षा में, तो इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहां पर रख दिया, इसने 1 यहां पर रख दिया, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इसने यहां रख दिए, 1 2 3 4। अब देखिए हाइड्रोजन के 1 2 पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के 1 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और सल्फर के कितने हो गए, 1 2 3 4, ये साझे के 5 6 7 8, तो पूरे हो गए। तो कैसे बनेगा, ये बनेगा स्ट्रक्चर H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगी, संरचना बन जाएगी। अगला देखें, दूसरा हमारा है SiCl4। तो सिलिकॉन का आप ध्यान रखेंगे, यहां पर मैं लिखता जा रहा हूं, सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन की भी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 17, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17, 2 8 7, तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो अब ये आपको पता है तो इसका बना सकते हैं। तो कैसे होगा, देखिए Si तो यहां पर आ गया सिलिकॉन, अब 4 क्लोरीन के हैं तो 1 को यहां पर बना दीजिए, 1 यहां पर, 1 यहां पर रख दिया, और 1 मैंने यहां पर रख दिया, ये भी हटा देते हैं। अब क्लोरीन ने अपने 1 1 हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, 1 2, इस क्लोरीन ने भी, इस क्लोरीन ने भी। अब सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो सिलिकॉन ने भी अपने 1 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 1 2 3 4।
तो ये हमारा लुईस डॉट मेथड का स्ट्रक्चर हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ये हम, और बाकी बनाएं साथ में तो क्लोरीन के कितने और इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर देखिए सिलिकॉन के तो 4 हो गए, 1 2 3 4, क्लोरीन के 7 थे तो कितने होंगे 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इसको ये हमने यहां क्रॉस बनाया तो क्रॉस से ही बनाएंगे, तो चाहे तो ऐसे ही बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको भी डॉट्स ही बना देते हैं ऐसे यहां पर। अब हो गया 1 2 3 4 5 6, क्लोरीन का ये भी पूरा एक यहां पर है 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6। तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन यहां दिख गए और एक एक इसके साथ सहसंयोजक बंध बनाया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Si, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl और यहां पर भी Cl। ये इसका क्या हो गया, लुईस डॉट मेथड हो गया, प्रतीक हो गया, चाहे इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में लिखिए। अगला देखें, अगला हमारा है BeF2, तो BeF2 का यहां पर बना लेते हैं। अगला हमारे पास आ गया BeF2, ये हमारा था SiCl4, SiCl4 का था, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा हम ये वाला बना रहे हैं BeF2। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 4, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, तो इसका आ गया 4। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि 4 है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 9 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, तो क्या आ जाएगा इसकी अंतिम कक्षा में 7, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 7, 7 और 2 9। अब इसका बनाना है तो फिर से इसमें Be हमने बीच में रख दिया, एक तरफ F रख दिया, दूसरी तरफ F रख दिया। अब कैसे बनाएंगे, हमने देखा बेरिलियम की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहां रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। फ्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे रखेगा, इसने 1 तो यहां पर रख दिया, 1 1, बाकी 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6। तो फ्लोरीन के पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस फ्लोरीन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8। बेरिलियम के पूरे नहीं होते, बेरिलियम के क्या है, केवल 4 ही हैं। तो ये क्या है, हम जो ऑक्टेट लॉ होता है उसका एक माइनस पॉइंट है, ड्रॉबैक है कि कुछ परमाणु ऐसे रह जाते हैं जो जिनका कि अष्टक पूरा नहीं हो पाता, उनमें से एक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं ये है। तो कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है Be, यहां पर भी F और यहां पर भी F, ऐसे लिखा जा सकता है। अगला देखें BeF2 के बाद CO3 2-, चौथा है हमारे पास CO3 2-। अब इसमें कैसे बनाएंगे, इसमें बनाने का तरीका हमने आपको बताया था। हमने कहा था सबसे पहले देखिए कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप चाहे यहीं पर लिख लीजिए। कार्बन की अंतिम कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आप जानते हैं परमाणु क्रमांक होता है 8, इसको भी चाहे तो ऐसे लिख दें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 और इसका लिखें ये हो जाएगा 2,6। तो इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो CO3 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पहले निकालिए, कुल इलेक्ट्रॉन बराबर कार्बन का 1 है तो 1 गुणा कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्लस ऑक्सीजन के कितने 3 और अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 6, साथ में 2- है तो यहां पर लिख लेंगे +2। ये 2- के कारण मैंने यहां पर +2 एक्स्ट्रा लिखा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 × 4 6 × 18 और +2, 18 2 20 और 4 24। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों 24 होगी। अब 24 को आपने क्या करना है, अरेंज करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे ये भी देख लीजिए। हमने कहा यहां पर बना देते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये है CO3, तो कार्बन तो ये आ गया, कार्बन ये आ गया। हम कह सकते हैं ऐसे एक ऑक्सीजन यहां रख दिया, एक ऑक्सीजन यहां रख दिया, एक ऑक्सीजन मैंने नीचे रख दिया, ऐसे बना दिया। तो अब देखिए तीनों के साथ आपने एक एक सिंगल बॉन्ड तो हमेशा बनेगी केंद्रीय परमाणु के साथ, बाकी सबकी लगभग ऐसा होगा कि एक एक बॉन्ड तो बनेगी सिंगल बॉन्ड। अब आपने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24, तो 24 में से देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा।
ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, एक ऑक्सीजन के परमाणु ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक कार्बन के परमाणु ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक संयोजक बंध बन गया। ऐसे ही यहां पर हुआ, एक से यहां पर हुआ। अब हमारे पास टोटल थे 24 इलेक्ट्रॉन, इनको अरेंज करना है अपने, तो कैसे करेंगे, 24 में से 6 तो ये हो गए। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पूरा करना है, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा हो गया। अब कार्बन का देखिए, कार्बन में होंगे 1 2 3 4 5 6, कार्बन का पूरा नहीं हुआ। जब कार्बन का पूरा नहीं होता तो क्या होगा, कोई 2 इलेक्ट्रॉन टूट करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे। जब डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाएगा। तो हमने कहा इधर की ओर से ये 2 इलेक्ट्रॉन हटे, चाहे इसको हटाइए, चाहे इसको हटाइए, चाहे इसको हटाइए, कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन हटाइए, यहां पर बन गई डबल बॉन्ड और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां। अब चेक कीजिए, इस ऑक्सीजन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पूरे हो गए। कार्बन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के भी पूरे, और इन दोनों के तो पूरे थे। तो कैसे बनाएंगे, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2- है, ये 2- कहां से आया ये भी समझ लीजिए। ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। अब यहां पर जरा गिनती कीजिए, इस वाले ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 तो यहां पूरे हो गए। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा दे रखा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, इसका मतलब है यहां पर क्या होगा, माइनस आवेश यहां पर आएगा। ठीक इसी प्रकार से इस वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हैं, एक ये 7वां ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए एक ऋणावेश यहां पर एक्स्ट्रा आएगा। तो ऋणावेश लगाना, एक यहां एक यहां, इस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आणविक संरचना इसकी। अब अगला देखें, अगला ये हमारा हो चुका है HCOOH। तो अगला देखें, 5वें में है हमारा HCOOH, यही है। अब देखिए इसमें क्या है, आप हाइड्रोजन का जानते हैं अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की अंतिम कक्षा में आप जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में जानते हैं आप 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर हमने बताया है ऑक्सीजन का 2,6 और हाइड्रोजन का तो 1 है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये देखिए, ये वाला हमारा यहां पर है, अब ये वाला यहां पर बनाएंगे। सबसे पहले C, हमने यहां पर C बना दिया। अब एक तरफ हमने बनाया O और एक तरफ उसके साथ H, क्योंकि H की कोशिश होती है वो लास्ट में जाए। अब दूसरा वाला जो O है, यदि इधर की ओर से मैं H जोड़ दूं तो दूसरा वाला O हम कह सकते हैं यहां पर आएगा। इस प्रकार से ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। इस O को आप चाहे ऊपर ले जाइए चाहे नीचे ले जाइए, इस वाले O को इधर ले जाइए, इस H को यहां ले जाइए, लगभग ये ऐसा ही आएगा घूम के। आप अलग अलग पैटर्न यूज कीजिएगा और फिर देखिएगा कि अष्टक कहां पर पूरा हो रहा है। अब देखें, हाइड्रोजन को पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहां पर हो जाएंगे, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां और एक ने दोनों ने कर दिया। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इतना आ गया। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल लेते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन बराबर हाइड्रोजन के कितनी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के कितनी है अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, तो 2 गुणा 6 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 4 5 और 1 6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 18, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन आपने यहां सेट करने प्यारे बच्चों, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो पूरे हो गए। अब इस हाइड्रोजन को तो जरूरत है नहीं क्योंकि इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये हमारे हो गए 8 ये हो गए थे और 10 और लगाने, तो कहां लगेंगे, यहां पर लगाते हैं ऑक्सीजन में। 1 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब कितने बचे 6 8 और 6 14, अब 4 बच गए, तो कहां लगेंगे, इसमें तो लगेंगे, इस हाइड्रोजन में तो लगेंगे नहीं, इसका पूरा हो गया, यहां लगा दिया 1 2 3 4, ये हमने अब लगा दिया। अब देखिए क्या सब चीजें पूरी हो गई है, चेक करके देखते हैं। इस हाइड्रोजन में केवल 2 ही अपनी कक्षा पूरी भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके 2 पूरे हो गए। इस वाले हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का पूरा हो गया। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा हो गया। कार्बन का देखिए, कार्बन के हो गए 1 2 3 4 5 6, कार्बन का अष्टक पूरा नहीं हुआ है, तो कार्बन का अष्टक पूरा करने के लिए हम यहां से
2 इलेक्ट्रॉन हटाते हैं और यहां पर हम क्या कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, और ये हमारा इसके साथ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया है। तो इस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होगा। किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये इसका क्या हो जाएगा, लुईस बिंदु संरचना। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इस प्रकार से पूरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। बस इसमें आपको इलेक्ट्रॉन और दर्शाने होंगे, जैसे हमने यहां पर दर्शाए हैं वैसे ही आपको यहां पर भी दर्शाने होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लुईस बिंदु संरचना को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वाले प्रश्न को आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ बच्चे, एक बात का और ध्यान रखना, ये हमने संरचना डबल तरीके से बनाई है। यहां पर केवल इलेक्ट्रॉन्स के रूप में प्रदर्शित करा है, जहां बॉन्ड पर भी आपको इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, यहां पर हमने बॉन्ड में दिखा रखे हैं। तो जब ये बनाओगे तो इसमें ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको और दर्शाने पड़ेंगे। कैसे, जैसे ऑक्सीजन में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन था तो 1 2 3 4, यहां पर थे 1 2 3 4, कार्बन में तो कुछ नहीं था, तो ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये होगा। ऐसे ही यहां पर देख लीजिए, यहां पर 4 थे तो 1 2 3 4, यहां पर कितने थे हमारे, यहां पर थे 1 2 3 4 5 6, तो इसके दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6, और ऐसे यहां पर दिखा देना है आपने 1 2 3 4 5 6। तो ये इस तरीके से ये बनेगा। बस आपको जब ये वाले स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बाकियों के इलेक्ट्रॉन्स दर्शाने पड़ेंगे। तो ये जैसे है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहां पर। तो मुझे लगता है ये चीज आप कर लोगे। इसमें जैसे 7 7 दिखाने, 6 6 दिखाने, 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपने ये दर्शाना है। जैसे ये वाला है, इसमें ये दोनों तो आ गए, इनको दर्शा देना 1 2 3 4, ऐसे। बस इस चीज का ध्यान रखना कि जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के अतिरिक्त, क्योंकि ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन तो ये वाले हैं, इसके अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन है आप इन्हें भी प्रदर्शित कर दीजिएगा। बस फिर नोट कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.5, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के महत्व और सीमाओं को लिखिए। तो 3 बातें इसने कही है। पहले इसने पूछा है अष्टक नियम, अष्टक नियम, अष्टक नियम। और दूसरा, पहली चीज ये है, दूसरी चीज इसके हम कह सकते हैं महत्व पूछा है इसने, महत्व। और तीसरी चीज इसने पूछी है सीमाएं, जिसे हम लिमिटेशंस कहते हैं, वो क्या थी। तो प्यारे बच्चों, थ्योरी में हमने इसको बड़े डिटेल में आपको समझाया है। पहली बात, अष्टक नियम क्या होता है। अष्टक नियम की जो कॉन्सेप्ट था वो लुईस तथा कॉसेल द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार कोई भी परमाणु यह चाहता है कि वह अपने समीपस्थ जो अक्रिय गैस या आदर्श गैस जो होती है उनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। दोबारा कह रहा हूं कि कोई भी परमाणु, अष्टक नियम के अनुसार कोई भी परमाणु यह चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके समीप में जो भी अक्रिय गैस या आदर्श गैस के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। और जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उनकी अंतिम कक्षाएं क्या है, पूर्ण है। इसलिए हर कोई चाहता है कि उसकी अंतिम कक्षा पूर्ण हो। तो अंतिम कक्षा में हर परमाणु यह चाहता है कि उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, इसीलिए इसको अष्टक नियम कहते हैं। यह बात अलग है कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के समीपस्थ परमाणु जो है वो है हीलियम, और हीलियम की अंतिम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन ये चाहता है वो हीलियम की तरह बने, वो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता, वो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो वो ड्यूप्लेट बनाता है, जबकि बाकी सारे परमाणु कोशिश करते हैं वो अष्टक का निर्माण करें। अब बात आती है आखिर अष्टक क्यों? क्योंकि अष्टक अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है परमाणु का, क्योंकि वह क्या हो जाएगा, एक स्थायित्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है। आप देखते हैं तो आदर्श गैस या अक्रिय गैसें भी जिनको हम कहते हैं, उनके परमाणु की क्योंकि अंतिम कक्षा पूर्ण होती है, इसलिए वो किसी के साथ सहयोग करके कुछ तत्व बनाने की
इच्छा कह लीजिए या प्रवृत्ति कह लीजिए उनके अंदर नहीं पाई जाती, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। और केवल आदर्श गैस या अक्रिय गैस के परमाणु ही हैं जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। बाकी जितने भी तत्वों के परमाणु हैं वो स्वतंत्र अवस्था में उनके परमाणु नहीं रह सकते। वो क्या करते हैं, सहयोग बनाते, बॉन्ड बनाते, तब स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। और अष्टक नियम बनाने का क्या फायदा होगा, हमने कहा वो आदर्श स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। आदर्श स्थिति यानी कि वो स्थायित्व को प्राप्त करेंगे, उसके लिए वो बॉन्ड बनाते। तो ये है अष्टक नियम। दूसरा, इसका महत्व क्या है प्यारे बच्चों? महत्व हम कहें, जितनी भी हमारी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सारे के सारे हम इस अष्टक नियम के हेल्प से उनको पूरा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक हम कह सकते हैं इसका ये वाला महत्व है। उसके अलावा अधिकतर परमाणुओं के जो हम कह सकते हैं अणु बनते हैं वो इसी अष्टक नियम पे बनते हैं। तो महत्व कौन कौन सा है? हमने कहा पहला तो कार्बनिक यौगिकों की संरचना को इसके द्वारा समझा जाता है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकतर परमाणु हैं वह क्या होते हैं, जो परमाणु अणु के रूप में रहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा N2 हो गया, O2 हो गया, Br2 हो गया। ये सारे अष्टक नियम के द्वारा ही आपस में संयुक्त होकर के क्या बना रहे हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तीसरा, ये जो हमारा होता है अष्टक नियम, ये द्वितीय आवर्त के तत्वों में लागू होता है। द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है। इस बात को आपने ध्यान देना है। तो मुझे लगता है ये तो आपको महत्व समझ में आ गया। अब यहीं पर हम बात करें इसकी सीमाएं क्या हैं। सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस, कहां ऐसा है जहां अष्टक नियम काम नहीं करता। तो पहला तो मुख्य रूप से द्वितीय आवर्त में ही काम करता है, मेनली उसी में फोकस होता है। उसके आगे के जहां पर डी हमारे पास सबशेल आ जाता है, हम जानते हैं 4 होते हैं SPDF, तो जब डी आ जाता है तो वहां से ये जो हमारा अष्टक नियम होता है वो अच्छे से लागू नहीं हो पाता। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि इसकी खास बात क्या है। पहला हम कह सकते हैं जिसे कहते हैं अपूर्ण अष्टक। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बॉन्ड तो बना रहे हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनका हम कह सकते हैं अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन फिर भी पूरे नहीं होते। एग्जाम्पल ले लें अपूर्ण अष्टक का। एग्जाम्पल है BeH2। BeH2 का यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, ये बनेगा Be, एक इधर H और एक इधर की ओर H, तो ये दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड बनेंगे। अब बेरिलियम आप जानते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1, परमाणु क्रमांक 1 ही होगा। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2। तो इसकी अंतिम कक्षा में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इस वाले हाइड्रोजन में भी 1, इसका, इन दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये 2, और हाइड्रोजन के 1-1 था, इसका 1 था, इसका 2 था। इन दोनों ने क्या करा दिया, सहसंयोजक बंध बना दिया। अब देखिए क्या बेरिलियम की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए? नहीं होंगे। यहां देखिए लीजिए, हमने कहा ये Be था, एक यहां बनाया और एक H के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यहां, ये इसके इलेक्ट्रॉन है। तो Be के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। तो Be के 4 ही हुए हैं, 8 पूरे नहीं हुए। इसलिए हम कहते हैं इसका जो अष्टक है वो अपूर्ण है। देखिए हाइड्रोजन के पूरे हो गए, ये पूर्ण हो गया क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सही संयोजक बंध द्वारा इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए इसको। इस वाले हाइड्रोजन भी, ये भी क्या है, पूर्ण है, क्योंकि इसके भी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से पूर्ण हो रहा है। लेकिन इस बेरिलियम की बात करें, ये हमारा अपूर्ण है क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल, 1 2 3 4, इसमें केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं, 8 नहीं है। तो हमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी प्राप्त होते हैं। दूसरा यदि लिखें तो दूसरा हम कहते हैं, दूसरी लिमिटेशन है जिसे हम कहते हैं विषम इलेक्ट्रॉनिक अणु। ऐसे अणु जिनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि विषम है तो वहां पर भी आप अष्टक को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हमने लिया NO का। नाइट्रोजन आप जानते हैं, यदि N का लिखें, नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक 7 2,5, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6, अंतिम कक्षा में इसके 5 इसके 6, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 और 5 11।
तो इस अणु की अंतिम कक्षा में 6 और 5 11 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसे आप इसको पूरा करेंगे देख लीजिए। हमने कहा ये N है और यहां पर ऑक्सीजन हो गया, तो दोनों ने एक एक बॉन्ड तो बनाएंगे ही। तो हमने कहा यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसके इलेक्ट्रॉन को यहां ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। अब सिंगल बॉन्ड बन गए। तो इसकी अंतिम कक्षा में 5 थे, एक यहां पर आ गया, तो 1 2 3 4। इसको काले से बना रहे हैं जिससे थोड़ा आपको डिफरेंस पता चल जाए। अंतिम कक्षा में इसके 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ऑक्सीजन का एक यहां पर आ गया, तो हम कहें 1 2 3 4 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने हो गए, यहां पर कितने हैं 11 टोटल। तो 11 पूरे हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन के पूरे हुए 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 ही हुए। तो ये एक बॉन्ड और बना लेगा, तो हम यहां से एक और हटाते हैं और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका और बीच में रख लेते हैं। ऐसे इसका भी एक हटाते हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां बीच में रख लेते हैं। तो अब देखिए ऑक्सीजन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पूर्ण हो गए, पूर्ण हो गए। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। अब इस वाले को देखिए, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 ही होंगे। इसके कभी भी 8 नहीं हो सकते किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये विषम इलेक्ट्रॉनिक जो अणु होते हैं उसकी अंतिम कक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है। तो यहां पर भी अष्टक नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। तीसरा जो इसका है वो है, कहते हैं तीसरी लिमिटेशन जो है जिसे कहते हैं प्रसारित अष्टक। प्रसारित अष्टक का क्या अर्थ हुआ, प्रसारित अष्टक का अर्थ हुआ कि कुछ ऐसे भी अणु हैं जिसके केंद्रीय परमाणु पर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल हमने आपको थ्योरी में दिया था PCl5 का, या PF5 भी ले सकते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लीजिए या फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड ले लीजिए, PF5 भी ले लीजिए या PCl5 ले लीजिए। अब इसमें देखिए ये हमारा हो गया P, इसका एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां और एक Cl यहां पर। तो क्लोरीन के कितने होते हैं, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक इसने यहां सहसंयोजक बंध के लिए दे दिया। वैसे इसने भी 1 2 3 4 5 6 और एक यहां पर सहसंयोजक बंध के लिए इलेक्ट्रॉन दे दिया। वैसे 1 2 3 4 5 6 एक इसने दे दिया, 1 2 3 4 5 6 एक इसने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे दिया। वैसे ये 1 2 3 4 5 6 एक इसने भी बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब ये P भी क्या करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं यहां पर यदि मैं लिखना चाहूं फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 17, 2,8,7। तो यहां पर क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। इसके 5 इलेक्ट्रॉन थे तो इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 सबके साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। यानी कि क्या बना रहा है ये P Cl 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 ऐसे बॉन्ड बना रहा है। तो अब देखिए क्लोरीन के तो पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 एक बॉन्ड बना दिया, क्लोरीन का पूरा हो गया। इस क्लोरीन का भी पूरा, इसका भी पूरा, इसका भी, इसका। तो क्लोरीन के तो अष्टक पूरे हो रहे हैं। पर बीच में फास्फोरस के देख ली जो हमारा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। फास्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रसारित अष्टक। इसके अंतिम कक्षा में, केंद्रीय परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होकर के 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है प्रसारित कक्षा अष्टक। तो मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.6, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार आयनिक आबंध बनाने के लिए अनुकूल कारकों को लिखिए। तो किसकी बात कर रहा है, आयनिक आबंध। क्या है, आयनिक आबंध। आयनिक आबंध बनाने के लिए अनुकूल कारक।
कि कौन से ऐसे अनुकूल कारक हैं, कौन सी ऐसी हम कह सकते हैं परिस्थितियां हैं जिसमें आयनिक आबंध आसानी से बने। पहली बात तो आयनिक आबंध क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं आयनाइजेशन, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। तो आयनाइजेशन के थ्रू बनते हैं। आयनाइजेशन क्या है कि कोई भी परमाणु यदि आयनिक बंध बनाना चाह रहा है, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो या तो वो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है, यानी कि कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। ध्यान रखिएगा यहां पर सहसंयोजक बंध नहीं बन रहे। आयनिक बॉन्ड या आयनिक आबंध वो होता है जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ले। एग्जाम्पल हम दे देते हैं यहां पर। इसका एग्जाम्पल होता है, परिभाषा तो आप लिख ही लेंगे, जैसे सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। तो ये सोडियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और किस में परिवर्तित हो जाता है, सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अब इसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, केवल 10 रह गए। इसी प्रकार दूसरा समझिए, क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। इसकी कोशिश होती है ये अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण करने का प्रयास करता है, ये भी चाहता है, इसीलिए इसने अंतिम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। जब अंतिम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो अब इससे पहले की जो कक्षा थी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसकी अंतिम कक्षा ये वाली पूर्ण हो गई, हम ऐसा कह सकते हैं। तो नियम क्या है, वो ये स्टक नियम। ये चाहते हैं अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण करना, जो कि कौशल तथा लुईस ने दिया था। तो इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसे पता है सोडियम को कि कोई भी इतना हम कह सकते हैं बेवकूफ नहीं है दूसरा परमाणु कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन ला करके दे दे तब इसकी कक्षा पूर्ण करे। इसलिए यह समझदारी दिखाता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देता है, जिससे ये क्या हो जाता है, हम कह सकते हैं धनायन में परिवर्तित होकर इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब यहां पर आइए, क्लोरीन की अंतिम कक्षा में थे 7 इलेक्ट्रॉन। ये चाहता है कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये कोशिश करता है, इसकी इच्छा होती है किसी भी तरीके से मैं अंतिम कक्षा पूर्ण करूं और एक अष्टक मेरा जैसी पूरा होगा मैं स्थायित्व को प्राप्त कर लूंगा। तो इस क्रम में ये क्या करता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहां त्याग रहा है, ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लाता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन और क्या बना देता है, अंतिम कक्षा को परिवर्तित करता है 2 8 8 में। और इसको इस तरीके से हम दर्शा लेते हैं, यानी कि अब इसकी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 17 + 1 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसकी कक्षा ऐसे पूरी हो जाएगी। तो अब ये सोडियम आयन में परिवर्तित हो गया, जिसकी अंतिम कक्षा में 11 - 1 यानी कि 10 हो गए थे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 था। जबकि इसकी अंतिम कक्षा में 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, अंतिम कक्षा पूरी हो गई, ये पूरे हो गए 8। अब ये आयन बन गया, ये हो गया ऋण आयन और ये हो गया धन आयन। तो एक धन आयन सोडियम का आयन, ध्यान रखिएगा ये गैसीय अवस्था में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। जब एक क्लोरीन के गैसीय स्टेट में स्थित परमाणु के साथ में जो आयन हमारा बन गया है, इसके साथ में आता है, तो इनके बीच में हम कह सकते हैं, क्योंकि विपरीत आवेश है, अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण ये क्या बना देते हैं, एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, Na+Cl-। और ध्यान रखना ये कैसी स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में होता है, यानी कि ये क्या बना रहा है, क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो रहा है, क्रिस्टल। और जब ये ऐसा करता है, एक दूसरे के समीप आते हैं, तो समीप आने से बहुत सारी ऊर्जा को क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं और उसी ऊर्जा को हम क्या देते हैं, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा। तो ये प्रोसेस चलता है। अब इसमें समझिए क्या होता है, सोडियम जब अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता है तो ये ऐसे बाहर नहीं निकाल पाएगा, कहीं ना कहीं से इसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो कोई भी परमाणु अपनी अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए उसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम उसकी कहते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा चाहिए, ये आवश्यक है, आवश्यकता है, यानी कि ये कहीं से आपको चाहिए तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ ये जो हमारा क्लोरीन का परमाणु होता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, तो जब ये ग्रहण करता है तो अपने भीतर से ऊर्जा रिलीज करता है और इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एंथैल्पी को ही ऊर्जा को ही इंग्लिश में एंथैल्पी कहते हैं, आप ये ऐसा मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि ये क्या कर रहा है, क्लोरीन
का परमाणु जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन आयन में परिवर्तित हो रहा है, अंतिम कक्षा पूरी करता है, तो बहुत सारी ऊर्जा रिलीज करता है। तो ये हमारे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ये इसको ऊर्जा की आवश्यकता है, हमें देनी पड़ेगी। तीसरा, जब ये आयन में परिवर्तित हो गया, ये भी आयन में परिवर्तित हो गया, ये दोनों जब एक दूसरे के समीप आए तो हमने कहा क्रिस्टल का निर्माण हुआ। जब क्रिस्टल का निर्माण हुआ तो यहां पर बहुत सारी जालक ऊर्जा उत्सर्जित हुई, बाहर निकली। तो अब इस बात को मेरी समझिएगा आप कि यहां पर 3 प्रोसेस हो रहे हैं। पहले में सोडियम परमाणु सोडियम आयन में बदल रहा है, तो कहीं से इसको ऊर्जा चाहिए। दूसरा, क्लोरीन परमाणु क्लोरीन आयन में परिवर्तित हो रहा है, तो ये ऊर्जा बाहर निकाल रहा है। तीसरा, ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन आपस में संयुक्त होकर के क्रिस्टल बना रहे हैं, तो ये भी ऊर्जा बाहर निकाल रहे हैं। तो 2 जगह तो ऊर्जा बाहर निकल रही है, यहां पर भी और यहां पर भी ऊर्जा बाहर निकल रही है। एक प्रोसेस में, इस वाले प्रोसेस में ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो ये बॉन्ड कब हम कह सकते हैं शक्तिशाली होगा? तो हम लिखते हैं आयनिक बॉन्ड बंध या आबंध तब स्थायी होगा जब जो बाहर निकलने वाली ऊर्जा है, कौन सी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्लस दूसरी कौन सी ऊर्जा बाहर निकल रही थी? जालक ऊर्जा। इन दोनों का जो योग है, इसका मान बड़ा होना चाहिए। किससे? जितनी ऊर्जा इस प्रोसेस सोडियम को सोडियम आयन बदलने में चाहिए, यानी कि आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं इसे, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। जब इन दोनों का मान इससे ज्यादा होगा तो हम कहेंगे बॉन्ड ये जो होगा ये स्थायी होगा, और यदि इन दोनों की ऊर्जाओं का योग इससे कम होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो अस्थायी बनेगा। वो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से स्थानांतरण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने दे भी दिया फिर भी मेरे पास बंधा रहे, जैसे संयोजक बंध में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। तो वो हमारे ये क्या है? हमारे आयनिक बॉन्ड है। तो आप नोट कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे।